नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम निरंतर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से जुड़े हुए हैं और निरंतर आपके सामने जो भी नई अपडेट आ रही है, जो भी नई अफवाहें फैल रही है, उनको लेकर वीडियो बनाते रहते हैं। मैं आशा करता हूं कि अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से जुड़े हुए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है और आप नए हैं तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला। तो साथियों, यूँ तो हमने हर मुद्दे पर वीडियो बनाया है, मगर आज ओबीसी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को लेकर हमने एक विस्तृत वीडियो बनाने की कोशिश की है, वीडियो बनाया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ओबीसी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को लेकर जो भी अफवाहें मार्केट में फैली है, जो भी व्यक्ति चिंतित है, जो अभ्यर्थी चिंतित है, उसकी चिंताएं दूर कर दें और उन्हें हम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है उनसे तो मुक्त कर दें। तो साथियों, आज का वीडियो केवल और केवल कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के साथियों के लिए है और खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका चयन हो चुका है मगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों के दिनांक के चलते अभी तक वो इस जो चयनित हो चुके हैं उस खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। उनके माइंड में चिंता है कि अभी तक तो डीवी में उन्हें ओबीसी या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के आधार पर बाहर निकाल दिया जाएगा। तो साथियों, आज का उद्देश्य यही है कि जो ये भ्रांतियाँ फैली हुई है इसको हम दूर कर लें। साथियों, आप सभी जानते हैं दिन ब दिन नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। जब से कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का रिजल्ट आया है उसके बाद से दो मुख्यतः विवाद सामने आए हैं। उनमें से पहला एक तो शिथिलता, उसको लेकर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दूसरा जो विवाद बन जाता है वो बन जाता है हमारा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इशू। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इशू की बात करें साथियों, तो इनमें जो मुख्यतः मांग है वो मांग है कि आवेदन की अंतिम तिथि से बाद का जो जिन्होंने सर्टिफिकेट बनवाया है उसको कंसीडर किया जाए। साथियों, आप सभी जानते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री आवास हो या फिर जो बहुत सारे विधायक हैं उनके वहाँ पे धरना दे रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारी रैलियाँ निकाली है और अभी हाल ही में जो है वो अलग अलग आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। साथियों, सबसे बड़ी गलती जो कर रहे हैं वो है इस भर्ती को अन्य भर्तियों के साथ कंपैरिजन करके। हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि अन्य भर्तियों में दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रमाण पत्रों की जांच की गई है और उनके आधार पर जो है अभ्यर्थियों को बाहर निकाला गया है। इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है। मगर क्या कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में भी ये बात लागू होती है? इस बात को आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। साथियों, ये भर्ती अन्य भर्तियों से बहुत अलग है। अलग इसलिए क्योंकि इस भर्ती में 10,000 पदों के लिए केवल और केवल 7,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। 3,000 सीटें आज भी रिक्त है। 3,000 सीटों पे जो है आज भी रिक्तता की स्थिति बनी हुई है। साथियों, अन्य जो भर्तियां होती है उनमें डीवी के लिए 2 गुने अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, मगर इस भर्ती में 2 गुना छोड़ो 1 गुने भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ केवल और केवल 70% कैंडिडेट ही ऐसे हैं जो डीवी के लिए योग्य बने हैं या फिर जो डीवी के लिए एलिजिबल हैं। अब साथियों, जब डीवी के लिए केवल और केवल 1 गुना भी नहीं है तो उसमें से बाहर निकालना, वो भी प्रमाण पत्रों के आधार पर, तो स्वाभाविक बात नहीं है। ऐसा नहीं होने वाला। हालांकि ये फिलॉसफी है, मगर हम कुछ वास्तविकता के तौर पर बात करेंगे। वास्तविकता में कैसे बाहर नहीं निकाला जाएगा और क्या ओबीसी इशू है, इसको जांचने की कोशिश करेंगे। साथियों, ओबीसी विसंगति हो या ईडब्ल्यूएस विसंगति हो, प्रमाण पत्रों की विसंगति हो, दिनांक को लेकर कोई इशू हो, तो ये सब जो है इशू वो अन्य भर्तियों में बिल्कुल एप्लीकेबल होते हैं, मगर इस भर्ती में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इस भर्ती में एप्लीकेबल क्यों नहीं होते हैं, इसके लिए आपको मैं सबसे पहले जो है एक प्रमाण पत्र को लेकर एक नोटिस है, गवर्नमेंट का नोटिस है, उसको मैं बताना चाहूँगा। दिनांक 8/8/2019 का ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिस में आप देखेंगे तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ये जारी नोटिस है। इसमें प्रमाण पत्रों को लेकर साफ साफ दर्शाया गया है कि कौन कौन से प्रमाण पत्र मान्य हैं, उनकी वैधता क्या है। तो साथियों, ओबीसी और एमबीसी जो सर्टिफिकेट है वो केवल और केवल अगर वो क्रीमी लेयर में है, जैसे कोई कैंडिडेट है जो ओबीसी में आता है और वो क्रीमी लेयर में है, तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो जीवन पर्यंत
मान्य होगा, मतलब एक बार जारी होगा और वो क्रीमी लेयर में है तो वो हमेशा के लिए वही रहने वाला है, उसको दूसरा सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ आ जाती है, यही बात लागू होती है एमबीसी में भी। दूसरी बात लागू हो जाती है, वो हो जाती है अगर आप ओबीसी में हैं और आप क्रीमी लेयर में नहीं हैं, ध्यान से सुनिएगा, ओबीसी में है और क्रीमी लेयर में नहीं है, तो साथियों आपको वो जो सर्टिफिकेट है वो उस साल के लिए वैलिड होगा जिस साल आपने वो बनवाया है। उसके नेक्स्ट ईयर के लिए आपको एक शपथ पत्र लगेगा और शपथ पत्र के आधार पर उसको कंसीडर कर लिया जाएगा। और शपथ पत्र लगाकर आप उस सर्टिफिकेट को 3 साल के लिए मतलब 3 बार जो है शपथ पत्र लगाकर 3 साल तक उसको कंसीडर करवा सकते हैं। मतलब 2019 में अगर एक एग्जाम्पल लें, 2019 में आपने एक ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया, आप क्रीमी लेयर में नहीं हैं तो 2019 में बनवाया तो वो उस साल के लिए वैलिड रहेगा, मगर अगले साल के लिए आपको शपथ पत्र लगाना पड़ेगा। शपथ पत्र लगाएंगे तो वो उसको सर्टिफिकेट को कंसीडर कर लिया जाएगा। फिर आपको 2020 में शपथ पत्र के आधार पर कंसीडर करेंगे, 2021 में भी आप शपथ पत्र लगाकर कंसीडर कर सकते हैं और 2022 में भी। तो जो वैलिड अवधि है आप देखेंगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है यहाँ पे कि 3 वर्षों तक जो है शपथ पत्र लगाकर आप जो है जो क्रीमी लेयर नहीं होने की कंडीशन में जो है कंसीडर करवा सकते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट को। एससी और एसटी सर्टिफिकेट जो होता है वो जीवन पर्यंत होता है, एक बार जारी होता है और वो हमेशा के लिए वैलिड होता है। तीसरी बात आ जाती है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप सभी को पता है 1 साल के लिए मान्य होगा। अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो 8 मार्च मतलब मार्च 2021 से लेके और 9 मार्च 2022 के बीच का है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मगर उसके बाद का भी है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज का वीडियो ही इसलिए बनाया है मैंने कि आपको मैं बता सकूं कि ये भर्ती अन्य भर्तियों से अलग है और इसमें ओबीसी ईडब्ल्यूएस जैसा इशू है ही नहीं। बिल्कुल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जैसा इशू है ही नहीं इस भर्ती में। ये ज़बरदस्ती मतलब आपने अन्य भर्तियों से इसकी तुलना की, अन्य भर्तियों से तुलना की कि उनमें दस्तावेज सत्यापन के दौरान कैंडिडेट को बाहर निकाला जा रहा है प्रमाण पत्रों के आधार पर, तो इसमें भी हमें बाहर निकालेंगे। साथियों इस भर्ती में ऐसा नहीं होने वाला। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है खुद नियम मैंने बता दिए हैं कि कौन कौन से नियम हैं। अब चलिए हम आपको सीधा नोटिफिकेशन पढ़ाते हैं। मैं अपनी मनगढ़ंत कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको सीधा नोटिफिकेशन पढ़ाऊंगा। ये नोटिफिकेशन है आपका जो कंप्यूटर अनुदेशक का है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो ये आवेदन प्रक्रिया है। इसके बाद में आप आ जाइए सीधे परीक्षा और उसके बाद में आप सीधे एक पोर्शन आ जाता है हमारा विशेष सूचना करके एक पोर्शन है, उसमें आप आ जाइए। विशेष सूचना में साफ साफ मेंशन है वहाँ पे क्या मेंशन है, जैसे कि आपने सभी ने देख लिया होगा नोटिफिकेशन में। एक बात तो ये मेंशन है कि आपके जो भी प्रमाण पत्र हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी एसटी का हो, अगर आपका प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है, याद रखिएगा आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस बात को तो आप नोट कर लीजिए। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि ओबीसी में आप आते हैं, ठीक है, आपने फॉर्म भरते वक्त आपने ओबीसी का चयन किया, ओबीसी श्रेणी से आप बिलोंग करते हैं, चाहे ईडब्ल्यू से करते हैं, चाहे एमबीसी से करते हैं। आपने उस समय केवल और केवल शुल्क के अलावा किसी और चीज़ में आपने उस कैटेगरी का फ़ायदा नहीं लिया है। मतलब ओबीसी में आप आते हैं, आपकी एज है 42, ठीक है, तो आप सभी जानते हैं ओबीसी में 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप 42 में आते हैं, मतलब आप 42 ईयर के हैं, तो आपने ओबीसी का फ़ायदा उठा लिया है। अब आपको दस्तावेज सत्यापन के दौरान आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट देना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप वहाँ ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो वहाँ पे आपको उस केस में डायरेक्टली बाहर निकाल देते हैं। मतलब डायरेक्टली आपको बाहर निकाला जाएगा, किसी और वर्ग में आपको नहीं डाला जाएगा। अगर आपके मन में ये धारणा है कि हमें जनरल में डाल देंगे तो जनरल में नहीं डालेंगे। उस केस में जहाँ पर आपने ओबीसी का या ईडब्ल्यूएस का चाहे एमबीसी का फ़ायदा उठा लिया है शुल्क के अलावा, एज रिलैक्सेशन हुआ या फिर और जो भी रिलैक्सेशन मिलते हैं आपको आपकी कैटेगरी के अनुसार, वो फ़ायदा आपने उठा लिया। तो अगर आपने फ़ायदा भी नहीं उठाया है, आपकी एज है 30 साल और आपने ओबीसी से फॉर्म लगा दिया है और ओबीसी का प्रमाण पत्र आपका वैलिड नहीं है, तो क्या होगा?
आपका ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है या फिर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, तो आपको ओबीसी कैटेगरी से निकालकर जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। जनरल कैटेगरी किसे बोलते हैं? अनारक्षित वर्ग, मतलब किसी भी कैटेगरी में नहीं है तो वो सब कहाँ जाएंगे? अनारक्षित वर्ग में। अब आप इस बात को थोड़ा सा और समझिए इस तरह से कि जैसे आपने ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि आपके पास वो प्रमाण पत्र नहीं है जिसके आधार पर आप ये साबित कर सको कि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं। इस केस में क्या हुए? इस केस में आपने मेरिट तो आपने पास किए, वो तो रिजल्ट है आपके सामने, वो तो स्कोर कार्ड है, मगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते तो आपको क्या किया जाएगा? ईडब्ल्यूएस में डाला जाएगा। और ये ऐसा इस भर्ती में नहीं होता, सभी भर्तियों में होता है। तो इस भर्ती में भी आपको जनरल में डाला जाएगा। अब जनरल में डाला जाएगा, अब आप सपोज करिए 200 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं होने की कंडीशन में जनरल में डाल दिया गया। अब 200 अभ्यर्थी कहाँ पहुँच गए? जनरल में पहुँच गए। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए। इसी नोटिफिकेशन का नियम आप पढ़ेंगे, कोई नियम है इसमें साफ साफ मेंशन है कि अगर कोई भी ओबीसी हो, चाहे एमबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, योग्य पद मतलब जो योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे तो वो जो रिक्त पद हैं, जैसे जो रिक्त पद बच गए उनको कहाँ डाल देंगे? उनको जनरल कैटेगरी के तौर पे भरा जाएगा, मतलब सामान्य प्रक्रिया के दौरान भरा जाएगा। समझ गए कि आपने ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाया, ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, उन्होंने आपको डाल दिया जनरल में, तो आपकी जो सीट है वो खाली रह गई। इस बात को हमेशा आप माइंड में रखिएगा कि आखिर आप हैं 7000 ही, पद 10,000 है मगर आपकी संख्या जो है वो केवल और केवल 7000 है। तो आखिर तेल तिलों से ही निकलना है, तो मतलब चयन आपका ही होना है, कोई दूसरा आपकी जगह आने वाला नहीं है। अगर आपको ओबीसी से निकाल के जनरल में डाल देंगे तो वो सीट भी आपकी जनरल में चली जाएगी। अब जब जनरल में सीट चली जाती है तो आप बताइए, आप चाहे ओबीसी से हो चाहे जनरल में जाओ, आपका चयन होना है। क्यों? क्योंकि आपकी संख्या पहले ही 7000 है। और दूसरी भर्तियों में क्या होता था? दूसरी भर्तियों में जैसे आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको कहाँ डाल देते थे? जनरल में। अब जनरल की कट ऑफ क्या होती थी? जैसे जैसे कैंडिडेट बढ़ेंगे कट ऑफ बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो पदों की संख्या सीमित होती थी। आपने ओबीसी की सीट छोड़ी तो आपकी जगह दूसरा आ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया है, मगर इस भर्ती में 2 गुना नहीं है, केवल और केवल 1 गुना अभ्यर्थी हैं। तो आप इस बात को इस तरह समझिए कि आपने ओबीसी, ईडब्ल्यूएस चाहे एमबीसी से फॉर्म लगाया हो, आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको वो कहाँ भेजेंगे? जनरल में भेजेंगे। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं, हरिप्रसाद जी ने जब रिजल्ट आया था तब साफ साफ ये बोल दिया था कि आपका हर श्रेणी में जो पद हैं वो खाली है, मतलब हर श्रेणी में सीटें खाली है। हालांकि ऑफिशियल डेटा हमारे पास नहीं आया है, मगर 3000 पद की जो है स्थिति वो हमारे सामने क्लियर है कि 3000 के लगभग जो पद हैं वो खाली हैं। अब उसमें से जो ऑफिशियल डेटा है वो है 800 पद का, जो कि टीएसपी एरिया के आता है। तो अगर आप 3000 में से 800 पदों को निकाल देंगे तब भी आपके पास 2200 पद बच जाते हैं। जो 2200 पद हैं वो किन के बच गए? एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी। अब एसटी और एससी को कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए? 70 नंबर चाहिए। तो आप बताइए 70 नंबर ज़्यादा इजी है या 80 नंबर? तो जो खाली पद रहे हैं 2200, उसमें से ज़्यादातर जो कैंडिडेट होंगे वो कौन से होंगे? जिनको 80 नंबर नहीं आ पाए, वो नहीं होंगे जिनके 70 नंबर नहीं आ पाए। तो 70 नंबर लाने वाले बहुत मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम फिर भी आंकड़ा माने कि जो 2200 पद हैं उनमें से 700 पद ऐसे होंगे जो एससी और एसटी के खाली हैं। अब कितने पद बच जाते हैं? फिर भी 1500 पद बच जाते हैं। जो 1500 सीटें हैं वो कहाँ चली जाएगी? जनरल में चली जाएगी। जनरल में जाने पर जो अभ्यर्थी जिनके पास ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जो इशू है वो भी कहाँ चले जाएंगे? जनरल में चले जाएंगे। तो उनकी जो सीटें फिर से खाली होगी वो कहाँ चली जाएगी? जनरल में। तो उनको कहाँ से भरेंगे? फिर जनरल के आधार पर। तो इस भर्ती में ना कोई फाइनल मेरिट बनने वाली है, ना ही ओबीसी इशू की वजह से, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों की वजह से कोई बाहर रहने वाला है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक नोटिफिकेशन पढ़ा देता हूँ, इससे आपको क्या है थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें साफ साफ मेंशन है, आप देखते आप भी अपना जो नोटिफिकेशन है वो निकाल लीजिए। बाकी यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको
पता लग जाएगा। राजस्थान के अन्य 2 नंबर का पॉइंट पढ़िए, राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। इस बात को आप समझ लिए कि अगर आरक्षित पदों हेतु उपयुक्त आवेदक नहीं होने पर कौन कौन आ रहे हैं इसमें, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर आरक्षित पदों को किससे भरा जाएगा, सामान्य प्रक्रिया से। तो आप समझ गए होंगे, अगर आपने ओबीसी से फॉर्म लगाया और आपके पास वो ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको क्या होगा, आपका जो आपको है वो जनरल में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है कि आप ये साबित कर सको कि आप ओबीसी में हैं चाहे ईडब्ल्यूएस में हैं, तो फिर वहाँ पे आप अनारक्षित वर्ग में चले जाते हैं। लेकिन आपके जाने से क्या हुआ, वो जो सीट थी वो भी तो खाली हो गई। अब वो पद खाली रह गए, वहाँ पे कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला, तो उसको क्या भरेंगे, उसको सामान्य प्रक्रिया के दौरान भरेंगे, मतलब उस सीट को भी क्या भरेंगे, जनरल के आधार पर। तो जनरल में आप वो सीट भी चली जाएगी, तो इससे क्या होगा, फिर से आपका जनरल से चयन हो जाएगा। तो कुल मिला के आप कितना ही घुमा लो, तेल तो आखिर तिलों से ही निकलना है। तो जो अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं, एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें, और जो अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो को ज़रूर उन तक पहुंचा दे, ताकि वो सेलिब्रेट करें। ये उनका सेलिब्रेट करने का टाइम है, ना कि आंदोलन करने का। जो अभ्यर्थी इस भर्ती से जुड़े हुए हैं उनको मैं ये यकीन के साथ बता रहा हूँ, प्रूफ के साथ बता रहा हूँ कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जैसा इशू है ही नहीं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इशू कहाँ है, वो अन्य भर्तियों में है। जैसे पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा हुई थी, तो पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा में क्या हुआ, वहाँ पे 2 गुना अभ्यर्थी मांगे गए, 2 गुना अभ्यर्थी वहाँ थे। अब किसी के पास, आपने जैसे ओबीसी से फॉर्म लगाया, आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको कहाँ भेज देंगे, जनरल में भेज देंगे। आपकी सीट खाली रह गई, उन्होंने ऑलरेडी 2 अभ्यर्थी मंगाए हैं, तो उसकी जगह दूसरा कैंडिडेट आ जाएगा। उसके पास क्या है, ओबीसी का सर्टिफिकेट है, तो उसको ले लेंगे। अगर उसके पास भी नहीं है तो उसको भी जनरल में भेज देंगे, और उस सीट को भी जनरल में भेज देंगे। अब जैसे उसको जनरल में भेजेंगे तो वापस से क्या हो जाएगा, एक सीट, और मतलब एक अनार 2 बीमार, मतलब एक सीट पे 2 आदमी कैंडिडेट हो ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ अल्टीमेटली जो है 5000 पदों के लिए 10,000 अभ्यर्थी हैं मौजूद, और यहाँ पे 10,000 पदों के लिए 7,000 अभ्यर्थी मौजूद हैं। तो इसलिए ये भर्ती जो है अन्य भर्तियों से बहुत अलग हो जाती है। मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, मगर आप एक बार नोटिफिकेशन को भी दोबारा फिर से रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जो है आखिर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का इशू हमारे साथ नहीं है। साथियों समझिए इस बात को कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जैसा इशू नहीं है। आप बिना किसी जानकारी के ही आप आंदोलन कर रहे हैं, विवादों में पड़ रहे हैं। इस भर्ती को विवादों से दूर रखने की कोशिश करें, ना कि विवादों में डालने की। ये भर्ती पहले से ही विवादों के चलते चलते धीरे धीरे पूरी होने की कोशिश कगार पर है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी डीवी का जो शेड्यूल है वो आया नहीं है, ठीक है। अब डीवी का शेड्यूल जब आया नहीं है तो होगा क्या कि जब डीवी का शेड्यूल क्यों देर किया जा रहा है, ये सरकारी काम है। यहाँ पे अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, इस वजह से डीवी का शेड्यूल जारी नहीं कर रहे। अदरवाइज 1 महीना हो चुका है, डीवी का शेड्यूल जारी कर देना चाहिए था। मगर ऐसी उम्मीद हम अब लगा रहे हैं कि अब जो वीक है, जैसे कि अभी छुट्टियाँ चल रही है, दशहरे तक छुट्टियाँ हैं, तो दशहरे के बाद में बच जाता है हमारे पास बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो इन 2 दिनों में डीवी का शेड्यूल आने की परम संभावना है, मतलब 99% संभावना यही है कि इन 2 दिनों में जो है डीवी का शेड्यूल आ जाएगा। और जैसे शेड्यूल आता है उसके तुरंत 7 से 8 दिन आप मान लीजिए और आपका डीवी चालू हो जाएगा। तो मानना मेरा यही है कि इस महीने में आपका डीवी हो जाएगा, और उसके 1 महीने के गैप को लेकर दिसंबर के आखिरी तक जो है आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ये भर्ती विवादों में पहले से चल रही है। बहुत सारे लोग हैं जो शिथिलता की मांग पर अड़े हुए हैं। शिथिलता की मांग देना नहीं देना वो अगले जिनका काम है वो जाने, मगर मैंने आपको बता दिया है। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर अब भी समझ में नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में फिर भी आपके जवाब देने की कोशिश करूँगा। मगर इस भर्ती में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जैसा इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि इस भर्ती में जो भी पद खाली रह जाते हैं उनको जनरल के कैटेगरी के तौर पे भरा जाएगा, और जो पद जिनके पास ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है उनको जनरल में डाला जाएगा। इस भर्ती में एक और नियम है, जो अभ्यर्थी टीएसपी एरिया से आता है
उसके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से? कि वो चाहे तो नॉन टीएसपी से भी आवेदन कर सकता है और टीएसपी से भी कर सकता है, जो केवल टीएसपी से बिलोंग करता है। अब टीएसपी का जो अभ्यर्थी है जिसने नॉन टीएसपी एरिया से लगा दिया फॉर्म और वहाँ की उसने कट ऑफ पार कर ली, तो फिर होगा क्या, उसको ज्वाइनिंग के टाइम दस्तावेज सत्यापन के दौरान भी उसको ऑप्शन मांगे जाएंगे कि उसे ज्वाइनिंग कहाँ चाहिए, इस एरिया में, उस एरिया में, मतलब टीएसपी में या नॉन टीएसपी में। अगर वो चुनता नहीं है तो उसको टीएसपी में डाला जाएगा और वो चुनता है तो उसे नॉन टीएसपी में डाला जा सकता है। तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए था जो टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मैंने समझा दिया है। मूल निवास हो, मूल निवास के डेट को लेकर, मूल निवास की डेट को लेकर कोई भी इशू नहीं है। आपके पास कितना ही पुराना हो और कितना ही नया हो, कंसीडर किया जाएगा। बस मेरा एक रिकमेंड है, मेरा एक मतलब बताना चाहूँगा कि आप जो है, अगर आपके पास ज़्यादा पुराना है तो डिजिटल बनवा लीजिए, अभी का बनवा लीजिए, उसको कंसीडर किया जाएगा, उसको दुरुस्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। और शैक्षिक योग्यताएं जो आपकी बीटेक डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। बीसीए, एमसीए, जो भी एमटेक है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी वो कंप्लीट है तो फिर आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि मैंने जितने भी पॉइंट्स थे जो आज के वीडियो में बताने ज़रूरी थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। साथियों, नया वीडियो या नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिए। कुछ अभ्यर्थियों को मेरी बातें थोड़ी सी नागवार लगती है तो वो डिसलाइक कर देते हैं, तो इसलिए मैंने उनके लिए डिसलाइक का ऑप्शन छोड़ा हुआ है ताकि वो भी अपनी मन की कर लें। मगर जिनको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है उनका कर्तव्य बनता है कि वो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, इस भर्ती से मैं जुड़ी हुई जो भी रियल अपडेट होती है वही आपको बताता हूँ और वही कोशिश है मेरी कि आपको अफवाहें और भ्रांतियों से दूर रख सकूं। जल्दी ही हम सूचना सहायक के लिए भी मिलने वाले हैं, क्योंकि सूचना सहायक की जैसे ही विज्ञप्ति आएगी हम आपको जो है कोशिश करेंगे कि हम जो है मिलकर आपको इस तरह से पढ़ा पाएँ, या फिर इस तरह से आपका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो अभ्यर्थी मोटी फीस भरने लायक नहीं है उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे यूट्यूब के माध्यम से। तो साथियों, निश्चिंत रहिए। उम्मीद करता हूँ चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, अब तक नहीं किया है तो कर लीजिए। अब मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। जय श्री राम, धन्यवाद।